हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्रेसिडेंट के ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, कमेंट किया, जिससे मुझे ये उम्मीद बनी कि आगे का मैं वीडियो बनाऊँ और अच्छे लेवल पर बनाऊँ, क्योंकि लोगों ने पसंद किया। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी इतने लोगों की व्यू एक साथ आएगी जितने लोगों ने पसंद किया। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को इस बात के लिए मैं धन्यवाद दे देना चाहता हूँ कि मेरे पहले वीडियो में ही जो 1700-1800 व्यू पहुँचे, उसमें से 97-98% लोगों ने पूरा वीडियो देखा, जो कि एक लंबा वीडियो था 40 मिनट का। इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि इसका मतलब चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। जो भी समस्याएँ आए, जो भी कहीं कन्फ्यूज़न आए, उसको मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ, उसके लिए कमेंट करिए, हमें इनबॉक्स में मैसेज करिए और बताइए, उसका सुधार किया जाएगा। और जो चीज़ बेहतर हो रही है उसके लिए भी आप कमेंट करिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से दी जा रही है। अगर आपका कमेंट बेहतर आएगा तो हम भी समझ सकेंगे कि चीज़ें जो दी जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, मैं आगे के लिए तैयारी और बेहतर करूँ। आइए चलते हैं। हम लोग आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 72 तक कल अध्ययन कर लिए थे और उसके बाद आपको राष्ट्रपति का वीटो पावर आर्टिकल 111 भी पढ़ लिए थे। और मैंने आर्टिकल 111 को पढ़ाते समय ही आपको बताया था कि आर्टिकल 108 हम लोग आर्टिकल 111 के बाद पढ़ेंगे। क्यों ऐसा करेंगे मित्रों? इसलिए ऐसा करेंगे कि ताकि हम उसके संयुक्त अधिवेशन संबंधी जो समस्याएं थी, जो संयुक्त अधिवेशन में जो प्रावधान होते हैं, उसको मैंने आपको आर्टिकल 111 में समझा दिया है। उसके बारे में आपको नॉलेज हो चुका है। अब आपके लिए आर्टिकल 108 समझना बहुत आसान हो पाएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग, जहां से हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने आर्टिकल 52 से। एक बार सिर्फ आर्टिकल रिवीजन करेंगे। आप लोग मेरे साथ रिवीजन करिएगा कि पिछले चीज़ें हमसे गायब तो नहीं हो रही, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में है या नहीं, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आगे की रफ्तार मेरी कम हो, लेकिन पीछे जो मैंने पढ़ा है वह हमारा 100% सॉलिड होना चाहिए, वह हमारे हाथ से मिस नहीं होना चाहिए, भले ही मेरी आगे चलने की रफ्तार थोड़ा सा धीमी ही क्यों ना हो। एक बार रिपीट करते हैं। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि। आर्टिकल 56 आप उधर से जवाब देते रहिए फ्रेंड्स। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का पदा अवधि। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें और आर्टिकल 60 फ्रेंड्स शपथ ग्रहण। और लास्ट में आर्टिकल 61 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। और आर्टिकल 62 हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। आपको मैंने शुरू से बताया कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन 52 से लेकर 62 तक हमें एक भी आर्टिकल को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है केवल आर्टिकल को ही लेकर के। इससे संबंधित बातों को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 72 जिसमें राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में बताया गया था। फिर मैंने पढ़ा था आर्टिकल 80 जिसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। और उसके बाद पढ़ा था आर्टिकल 111 अर्थात 111 जिसमें हमने राष्ट्रपति का वीटो पावर पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इतने आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, इसकी पूरी डिटेल्ड आपके पास है। आपके पास नोट्स भी आप बना रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर अभी से नोट्स नहीं बना रहे फ्रेंड्स, सारे लोग नोट्स बनाइए। और जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसके पहले के 3 लेक्चर हैं, अगर प्रेसिडेंट को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, पूरी पॉलिटी को समझना चाहते हैं, तो लेक्चर 1 से एक बार फिर से आप देखिए। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो पड़े हुए हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। ये लेक्चर 5 आपका रहेगा। अब आगे से हम शुरुआत करते हैं आज आर्टिकल 108 राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सवाल उठता है, ये संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहां ध्यान रखिएगा, आपको पिछले वीडियोस में ये बताया जा चुका है कि कोई भी विधेयक संसद में पहले लाया जाता है और वह अधिनियम तब ही बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, लेकिन उसके हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों के द्वारा वह पारित कर दिया जाता है। लेकिन किसी भी विधेयक को लेकर यदि दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो जाता है, तो ऐसी दशाओं में ही राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का प्रयोग करके
संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान करता है, अर्थात आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कब बुलाएगा, किन परिस्थितियों में बुलाएगा? तो राष्ट्रपति केवल संयुक्त अधिवेशन तभी बुलाएगा जब दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो जाए। अब सवाल उठता है स्टूडेंट्स कि सर ये मतभेद होता क्या है, कैसे हम समझेंगे कि मतभेद हो गया, उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है? आइए समझते हैं कि किन किन चीजों को मतभेद के अंतर्गत माना जाता है। जैसे मैंने पहले लिखा कि राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है, जब दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तभी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और मतभेद की 3 स्थितियां होती हैं। जैसे जब एक सदन के द्वारा पारित विधेयक को इंग्लिश में बिल कहा जाता है स्टूडेंट्स, जब एक सदन के द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। कहने का तात्पर्य पहला सदन किसी विधेयक को पारित करे और वह पास होने के लिए जैसे ही दूसरे सदन में जाए, दूसरा सदन उसे एक्सेप्ट न करे अर्थात अस्वीकार कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हुआ। दूसरी कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? दूसरी कंडीशन है कि जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन न दे। कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, जब एक सदन के द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाए और दूसरे सदन के पास जाए और 6 महीने का समय बीत जाए और उसके बाद भी दूसरा सदन कोई प्रतिक्रिया उस पर न दे, कोई जवाब उस पर न दे, तो यह माना जाता है ये दोनों सदनों के बीच क्या है फ्रेंड्स? मतभेद है। और लास्ट पॉइंट इसका है कि जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक पर दूसरा सदन संशोधन करे और पहला सदन उसे अस्वीकार कर दे तो इसे भी मतभेद माना जाता है फ्रेंड्स। अब इसको बोलचाल की भाषा में समझिए, ये तीसरा पॉइंट कम समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक सदन के द्वारा कोई विधेयक पारित हुआ, दूसरे सदन के पास गया, दूसरे सदन ने उसमें कुछ संशोधन करके पहले सदन के पास पुनः भेज दिया कि इसमें कुछ सुधार किया जाए, लेकिन पहले सदन ने उस संशोधन को मानने से इनकार कर दिया, तो ये भी दोनों सदनों के बीच मतभेद माना जाता है। और इन तीनों मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स यहां तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका साफ हो चुका होगा कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। और कब बुलाता है? जब दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है। और मतभेद की स्थिति क्या होती है वो मैंने तीनों आपको बता दिया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे हम आपको बताते हैं कि किन किन स्थितियों में या किस किस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और किस पर नहीं बुलाया जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। इस पर महत्वपूर्ण बिंदु समझिए, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। मैंने इसको अलग से मेंशन कर दिया है, वनडे एग्जामिनेशंस में भी और बड़े एग्जाम में भी। और मैं कोशिश करूंगा जल्द से ही कि आधा टॉपिक खत्म होने के बाद ही कुछ क्वेश्चन आपको मैं ऑब्जेक्टिव करा सकूं, जिससे आप अपनी पढ़ाई को, अपने आप को, सेल्फ को चेक कर सकें। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं या नहीं। मैं आगे इसकी कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट है कि केवल साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूं, ये आप ध्यान रखिएगा। केवल साधारण विधेयक पर, इसका तात्पर्य हुआ कि विधेयक कई प्रकार के होते हैं। जब हम लोग विधेयक पढ़ेंगे तो वहां आपको समझाया जाएगा। यहां सिर्फ इतना ध्यान रखिए, इसका तात्पर्य यह हुआ कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैंने नोट में लिखा है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है। समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 स्टेटमेंट दे दिए गए और पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में या किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाता। तो वहां ऑप्शन में कूट में प्रश्न था फ्रेंड्स, और आपको ये बताना था कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अर्थात तात्पर्य यह हुआ केवल और केवल साधारण विधेयक के लिए ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। अनुच्छेद 118 में एक प्रावधान और किया गया है। सवाल उठता है कि जैसे ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन का तात्पर्य यह हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा एक ही जगह आके उपस्थित होते हैं। अब सवाल उठता है जब लोकसभा की कार्रवाई अकेले चलती है तो उसकी अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा की कार्रवाई जब अकेले चलती है तो उसकी अध्यक्षता तो राज्यसभा का सभापति करता है। लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा
तो उसकी अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करेगा, कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, कि भारत का राष्ट्रपति अर्थात जिसने संयुक्त अधिवेशन बुलाया वो व्यक्ति करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और वहां देखिए। लास्ट में मैं स्पीड टेस्ट कराऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन जितने भी 20 साल के एग्जामिनेशन में राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, छोटे एग्जामिनेशन से लेकर बड़े एग्जामिनेशन तक, हम सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और उम्मीद करते हैं अगर आप शुरू से मेरा सारा वीडियो देखेंगे तो उसके 90% क्वेश्चन करने में आप सक्षम होंगे। आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया कि संयुक्त अधिवेशन में विधेयक साधारण बहुमत से प्राप्त होता है। सवाल उठता है कि जब कभी भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, उसके बाद विधेयक को फिर लाया गया और एक तरफ लोकसभा बैठी है, एक तरफ राज्यसभा बैठी है, तो विधेयक किस प्रकार से पारित किया जाएगा? विशेष बहुमत के द्वारा कि साधारण बहुमत के द्वारा? तो फ्रेंड्स यहां पर याद रखिएगा, यहां क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है कि संयुक्त अधिवेशन के समय हमेशा और हमेशा विधेयक को साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें हाई लेवल के लिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है, लेकिन वर्तमान में 545 है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। और संयुक्त अधिवेशन होने के बाद साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है। इसका तात्पर्य यह होता है वहां पर कहीं ना कहीं लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा। लोकसभा वहां राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि एट लास्ट अंततः होगा वही जो लोकसभा चाहेगी। प्राय यही होता है, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा होती है और साधारण विधेयक से ही यह बहुमत पारित हो जाता है। इज दैट क्लियर? एक बार मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर देता हूं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है? जब दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है। किस विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? केवल साधारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, और यह प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया था। सवाल उठता है कि मतभेद किसे माना जाता है? मैंने आपको बताया है कि जब पहले सदन के द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाए, दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे, या फिर पहले सदन के द्वारा कोई विधेयक पारित करके दूसरे सदन में जाए, दूसरा सदन 6 माह तक उस पर अपना कोई भी मत न दे या कोई भी प्रतिक्रिया न दे, तो उसे मतभेद माना जाता है। और तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी, यदि पहले सदन के द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाए और वह दूसरे सदन के पास जाए और दूसरा सदन उसमें कुछ संशोधन करके पुनः पहले सदन के पास भेजे और पहला सदन उसे मानने से इनकार कर दे, तो ऐसी दशाओं में भी मतभेद माना जाता है फ्रेंड्स। और ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आर्टिकल 118 के तहत। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मैंने अनुच्छेद मेंशन कर दिया है। हम नहीं चाहते कि पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद एक भी आर्टिकल हमसे मिस हो और एक भी कॉन्सेप्ट हमसे मिस हो और एक भी ऑब्जेक्टिव हमसे मिस हो। लेकिन पढ़ने की अगर आप तकनीक यही करेंगे तो इसी तकनीक से अगर आप आगे बढ़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आपका संयुक्त अधिवेशन टोटल क्लियर हुआ। आपको मैंने लास्ट में यह बता दिया कि संयुक्त अधिवेशन में जो विधेयक होता है वह हमेशा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है फ्रेंड्स। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने आर्टिकल 108 कंप्लीट किया, अब हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अनुच्छेद 123। इसे ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स अभी भी पेन कॉपी नहीं लिए हैं, मैं शुरू से बताया हूं, मेरी ऑनलाइन की क्लास ऑफलाइन की तरह पढ़िए, घर पे बैठिए, कॉपी पेन अपने पास रखिए, उसका नोट्स बनाइए, बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, ताकि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो पेन कॉपी आप अपने साथ ले लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स इसको कायदे से नोट्स बनाना इसका चाहते हैं, मैंने बहुत सारी चीजों को अच्छे से मेंशन किया है। स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश। पहला क्वेश्चन तो वनडे एग्जामिनेशन में यही बनेगा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान किया गया है, जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस कहा जाता है। सवाल उठता है कि अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति को क्यों दी, या किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? किसी भी परिस्थिति में, इसका वह स्वविवेक है, जब चाहे तब।
तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेचर पावर। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति मानी जाती है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति की आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की कौन शक्ति है? विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति की स्वविवेकी शक्ति? तो आपको ध्यान रखना है यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है फ्रेंड्स। और यह कहां से लिया गया है? यह 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस अधिनियम से इस अध्यादेश को लिया गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सी ऐसी स्थिति होती है सर, कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? यहां पे ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। आपको यह पता है कि कोई भी विधेयक या कोई भी कानून तभी बन सकता है जब दोनों सदन चल रहे हों, दोनों का सदन का सत्र प्रारंभ हो। क्यों? क्योंकि विधेयक बनने की पहली कंडीशन है कि दोनों सदनों के द्वारा पहले उसे पारित हो जाना चाहिए, फिर उसका राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो, तभी कोई कानून बन सकता है। लेकिन आप सोचिए, यदि दोनों सदन में से कोई एक सदन या दोनों सदन का सत्र न चल रहा हो और ऐसी दशाओं में देश में कोई आकस्मिक स्थिति आ जाए, कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए जिसमें त्वरित कानून बनाने की आवश्यकता हो, तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता हो, तो ऐसी दशाओं में क्या हमारा देश इंतजार करेगा कि सदन का सत्र स्टार्ट हो, उसके बाद हम विधेयक को लाएंगे फिर पारित करेंगे? तो ऐसी समस्याओं से बचा जाए। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है जहां आकस्मिक समस्याएं आती रहेंगी। भविष्य में इस बात की संभावना को जताते हुए संविधान सभा के लोगों ने हमारे संविधान में अध्यादेश जैसा प्रावधान रखा और कहा, यदि दोनों सदन में से कोई एक सदन या दोनों सदन का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, समाधान से तात्पर्य है फ्रेंड्स कि उसको यह पता चल जाए कि देश में किसी विषय पर कानून बनाना अति आवश्यक हो गया है, तुरंत जरूरी है, ऐसी दशाओं में आर्टिकल 123 का प्रयोग करके फ्रेंड्स राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यहां मैंने आपको लाइन में मेंशन कर दिया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यादेश जारी किया जाता है। पहला, यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि निर्माण का आवश्यकता तत्काल है। विधि निर्माण से तात्पर्य है कि लॉ बनाने की कंडीशन तुरंत है, तुरंत आवश्यकता है देश में नियम बनाने के लिए और दोनों सदन सत्र में नहीं है या दोनों में से कोई एक नहीं है, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। या फिर सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, कोई इमरजेंसी हो, तुरंत कानून की आवश्यकता हो, ऐसी दशाओं में भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और लास्ट में कहा गया, जब संसद के दोनों अथवा एक सदन सत्र में न हो तो ऐसी दशाओं में कानून बनाने का काम राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से करता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आवश्यकता इस प्रकार की हो। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि ये कहां लाया जाता है, पहले कब बाद में लाया जाएगा, कब ये लाया जाता है, कब नहीं लाया जाता है। इस सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को समझने के लिए मैंने आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से वो ग्राफ समझ में आएगा। जितने लोग पेन कॉपी लेके बैठे हैं वो सारे लोग इस चार्ट को बनाइए। मैं आगे दिखाता हूं आपको कि किन परिस्थितियों में अध्यादेश बुलाया जाता है। हेडिंग है, कहां और कब लाया जाएगा अध्यादेश। मैं पीछे का पेज एक बार फिर बैक कर देता हूं। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, कहां और कब अध्यादेश लाया जाएगा। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, एलएस का मतलब लोकसभा, आरएस का मतलब राज्यसभा। कहां और कब लाया जाएगा, यह संसद है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि लोकसभा और राज्यसभा, टिक का मतलब है कि दोनों सत्र में हैं, दोनों की कार्रवाइयां चल रही हैं। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों चल रही हैं तो अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। यदि दोनों सदन सत्र में हो तो क्या अध्यादेश लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। फिर सवाल उठता है, यदि लोकसभा चल रही हो, सदन में हो, और राज्यसभा न चल रही हो, उसका सत्र न चल रहा हो, क्या अध्यादेश लाया जाएगा? हां, बिल्कुल लाया जाएगा। कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में। फिर अगला प्रश्न है कि यदि संसद में लोकसभा न चल रही हो, केवल राज्यसभा चल रही हो, तो क्या अध्यादेश राष्ट्रपति लाया जाएगा? अध्यादेश राष्ट्रपति ला सकता है? हां, ला सकता है। यहां टिक का सही का निशान है। फिर लास्ट मैंने कहा कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि वही नहीं चल रहा है। जब बाद में इसको सदन में पेश किया जाएगा तो लोकसभा में लाया जाएगा। अगर मान लीजिए संसद का न पहला सदन चल रहा हो न दूसरा सदन चल रहा हो, तो क्या ऐसी दशाओं में अध्यादेश लाया जाएगा?
ऑफ कोर्स अध्यादेश लाया जाएगा। तो इस ग्राफ के माध्यम से हमें यह क्लियर हुआ कि हम एक लाइन में ऐसा देख लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों चल रही हो, अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। लोकसभा चल रही हो, राज्यसभा नहीं चल रही हो, तो अध्यादेश लाया जाएगा। लोकसभा चल रही है लेकिन राज्यसभा नहीं चल रही है, फिर भी अध्यादेश लाया जाएगा। यदि दोनों सदन नहीं चल रहे हैं फिर भी अध्यादेश लाया जाएगा। और कहां लाया जाएगा, ये सारी परिस्थितियों को मैंने इधर मेंशन कर दिया है। तो आप लोग इस पूरे चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में आप परीक्षा के पहले इसे एक बार फिर रिवीजन कर लें। और जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, मैं उम्मीद करता हूं वो सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं, इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जाता है। सवाल उठता है कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यह सब चीजों के लिए जारी कर सकता है? नहीं फ्रेंड्स, संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता है, और न ही मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यदि कोई अध्यादेश राष्ट्रपति ऐसा जारी करना चाहता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उसे भी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा। और लास्ट में, संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर समाप्त हो जाता है यदि संसद द्वारा पारित नहीं किया गया। इस पॉइंट को हमें ध्यान से समझना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहां से क्वेश्चन 2-3 बनते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा एकदम आम भाषा में आपको समझा सकूं। ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी संवैधानिक टर्मिनोलॉजी है, मैं इसको बोलचाल की भाषा में आपको समझाता हूं। कहा गया कि संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर समाप्त हो जाता है, और यदि संसद द्वारा पारित नहीं किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, अध्यादेश कब जारी किया जाता है फ्रेंड्स? जब सदन सत्र में ना हो। अब सवाल उठता है, जब सदन सत्र में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो सदन को सत्र में आने के पश्चात उसी अध्यादेश के प्रस्ताव को, उसी अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर फ्रेंड्स, ये कभी कभी 6 सप्ताह आपका 42 दिन भी करके दिया जाता है एग्जाम में, 6 सप्ताह या 42 दिन के भीतर सदन में लाना आवश्यक है, और सदन में उसके पास लाया जाएगा। और सदन के दोनों सदन, लोकसभा अर्थात राज्यसभा और राज्यसभा, अगर दोनों ने इसे अलग अलग पारित कर दिया तब तो यह विधेयक बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, अन्यथा यह वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, अगर एक क्वेश्चन और यहीं से बने कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 माह। सवाल उठता है 6 माह कैसे होती है? मैं आपको समझाता हूं इस लास्ट ग्राफ में। यहां हम देखते हैं अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है। मैंने 2 चीजें लिखी, यहां से कंफ्यूजन होगा, मैं आपको समझाता हूं कंफ्यूजन कहां होता है। अगर कभी यह क्वेश्चन पूछा जाए कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो अगर ऑप्शन में 6 सप्ताह और 6 माह है तो हम 6 माह कहेंगे, और 6 माह एवं 6 सप्ताह दोनों है तो हम 6 माह एवं 6 सप्ताह कहेंगे। सवाल उठता है क्यों ऐसा सर? क्योंकि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि संसद के या सदन के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मान लीजिए जिस दिन सदन स्थगित हुई, सदन नहीं चल रही है, उसी दिन अध्यादेश जारी किया गया है, तो ये तो हमारे संविधान में है कि 6 माह के भीतर ही सदन का सत्र प्रारंभ हो जाएगा। इससे अधिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संविधान में पहले ही कह दिया गया है सदन के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसी दशाओं में जब 6 माह के पहले ही जब सदन आ जाती है, सत्र चलने लगता है, उसके बाद 6 सप्ताह की और समय होती है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, सदन को सत्र में आने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है, उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर सदन में रखवाया जाता है, और सदन के पटल में रखवाने के बाद यदि सदन के द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए वह कानून बन जाता है, नहीं तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, सवाल उठता है क्या यदि राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश कभी भी वापस ले सकता है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मैंने ऊपर लिख दिया है कि राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश वापस ले सकता है। जैसे उसने अध्यादेश जारी किया, उसे लगता है कि स्थितियां समान हो गई हैं, तो अपनी ही स्वेच्छा से राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश वापस ले सकता है। और ये क्वेश्चन पे बार बार मैं फिर से टिक लगा दे रहा हूं
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सदनों के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कई एग्जामिनेशन में पूछे भी गए। तो ये जब क्वेश्चन कभी भी आए कि राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी करता है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा राष्ट्रपति केवल संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है, वह राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं करता है। सवाल उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को अर्थात संघ सरकार को नहीं होता है। इसीलिए राष्ट्रपति अध्यादेश हमेशा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। सवाल उठता है क्या कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होती है वह कभी भी राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जारी कर सकता है फ्रेंड्स। वह विषम परिस्थितियां होंगी। वह विषम परिस्थितियां क्या होंगी? यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात लागू हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों में अध्यादेश जारी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सामान्यतः सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं करेगा, लेकिन यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो या वहां पर राष्ट्रीय आपात हो लागू हो, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी कानून जारी कर सकता है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए जब कभी भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो या राष्ट्रीय आपात लागू हो, ऐसी दशाओं में राज्यों की सारी शक्ति केंद्र में आ जाती है। अर्थात हमारा फेडरल सिस्टम, हमारा संघात्मक ढांचा यूनिटरी पावर में एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 123, आर्टिकल 108 एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे समझा देते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, एक बार मैं फिर से दे देता हूं। जिन बच्चों ने लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद आगे आते हैं, एक बार इसका रिपीट करते हैं, फिर हम वीडियो हमारा कंप्लीट होगा। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। कब जारी करता है? जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। हमारे साथ साथ आप रिपीट करिए फ्रेंड्स, चीजें तभी तैयार होंगी। मैंने कहा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा आर्टिकल 123 के तहत जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो जाए कि देश के लिए कानून बनाना तुरंत आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा। और अध्यादेश की वही शक्ति होती है, वही पावर होती है, वह उसी तरीके से लागू होता है जैसे संसद के द्वारा बनाया गया कानून होता है। वही शक्ति राष्ट्रपति के अध्यादेश की होती है। लेकिन ध्यान इतना रखना है, जैसे ही सदन का सत्र प्रारंभ होगा उसे 6 सप्ताह के भीतर सदन के पटल पर रखवाया जाता है, और 6 सप्ताह के भीतर अगर उसे पारित कर दिया गया तो हमेशा हमेशा के लिए वह अधिनियम बन जाता है, और सदन ने उसे पारित नहीं किया तो फ्रेंड्स वह समाप्त हो जाता है। और अगली चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कितने सप्ताह के भीतर? 6 सप्ताह या 42 दिन के भीतर। राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी करता है? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है फ्रेंड्स। वह राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं करता है। लेकिन यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात लागू हो, ऐसी दशाओं में वह राज्य सूची के विषय में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, वह अपने द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसी भी समय वापस ले सकता है। यही इतना है हमें पढ़ना था आर्टिकल 123 के अंतर्गत। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आर्टिकल 108 के तहत और आर्टिकल 123 के तहत कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और पूरे हिंदुस्तान में इसको शेयर करिए। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं इस लॉकडाउन में, ताकि घर बैठकर हर स्टूडेंट्स अपने
तैयारी को आगे बढ़ा सके, उसकी तैयारी इस लॉकडाउन में बाधित ना हो, इसलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो में आप लोग कमेंट करिए, जिससे हम समझ सकें कि हमारे जगह कहाँ में सुधार करना है, कहाँ परिवर्तन करना है, या आपकी डिमांड और क्या है, आप क्या किस तकनीक से और चाहते हैं, नोट्स में कोई परिवर्तन चाहते हैं या पढ़ाने की तकनीक में कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं फिर भी दोस्तों आप कमेंट करिए, ताकि हम समझ सकें कि आपकी डिमांड क्या है, ताकि हम और आगे इसी तरीके से मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहे। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स।